आदियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें बोया कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार जो खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही बंद होता था। इस काले आधे दरवाजे को बंद रखा जाता था। जब कोई दरवाजा खटखटाता था तो एक परिचर कांच के माध्यम से झांक कर देखता था और संबंधित दरवाजा खोलता था। तो हम आधे दरवाजे के माध्यम से सीधे आगे बढ़ते हैं। ये इस घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जानबूझ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम, जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है, वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती, तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में बना है और उस पर रखा हुआ क्रूसिफिक्स इस परिवार के पादरी ने इटली से लाया था। इस परिवार का संरक्षक संघ होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। दाईं ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। इसमें भगवान के 3 रूप जो हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सब मनुष्य के रूप में चित्रित हैं। कृपया आगे दाईं ओर कुछ कदम बढ़ाइए। दीवार में बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं दिखाई गई। दूसरी अलमारी में कैथोलिक पुजारी के द्वारा यूकेरिस्टिक समारोह में होने वाले निवेश, सोना मढ़वाए हुए चैलेंज, कुछ मूर्तियां और अन्य सामान रखे गए हैं। विपरीत दीवार पर एक फ्रेम के अंदर हिज होलिनेस पोप जॉन पॉल II की चिट्ठी रखी गई है। ये खास वैटिकन रोम से आराधो आल्वारेस परिवार से भी आए। अगले कोने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमने दिवंगत अधिवक्ता यूलियानो अराउजो आल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और गोवा के कोने कोने से लोग मदद के लिए उनका दरवाजा खटखटाते थे। वे एक बहुत उदार और मददगार व्यक्ति माने जाते थे। वे ग्रामीण लोगों की समस्याएं हल करने में मदद करती और विवाद और बातचीत द्वारा मुद्दे को हल करते थे। इस वजह से इन लोगों को अदालत के दरवाजे खटखटाने के बोझ से मुक्ति मिलती थी। उस समय के दौरान दस्तावेजों पर हाथ से लिखा जाता था। यहाँ तक कि स्टैम्प पेपर्स पर भी कांच के बक्से में कागज, कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर्स हैं। ये चीजें पुर्तगाली लोग की और कुछ पुर्तगाल से मुक्ति के बाद की हैं। ये सब अधिवक्ता यूलियानो अराउजो आल्वारेस द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की डिग्री भी प्रदर्शित की गई है। उनकी सेवाओं के लिए भुगतान कभी कभी वस्तु के रूप में भी किया जाता था। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई हैं। पुर्तगाली विधि जो गोवा में प्रचलित है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ऊपर धूम्रपान पाइप का संग्रह रखा गया है। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी की अलमारी है उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे गए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं। कृपया सोने के कमरे की तरफ बढ़ें। आगे प्रदर्शित किए गए आपातकालीन शौचालय इन्हें सामान्य रूप से कुमोद के रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन से इस्तेमाल होते थे। मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक
ताजोगी से ये मजे लेते थे। इस 4 खंभों वाले बिस्तर पर बिछाया गया चादर चीन से लाया गया था। यह बेहतरीन कारीगरी और असली रेशम से बना बेडस्प्रेड मार्गरीटा की मां लॉरा गोम्स परेरा ने उनके तोहफे के रूप में दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के सोने के कमरे की ओर। बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आया बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियां। मार्गरीटा की सीवन, उनकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की कुछ सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़े। इन्हें चलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस घर की खिड़कियां जो आपको बाईं ओर दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट दिखाई गई हैं वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देती थी। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शीशों की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है उसे ध्यान से देखें। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे रानेस कहते थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, रानेस घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घरवालों को बिना नुकसान पहुंचाए लौट आते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा, जिसमें घरवाले सब नौकरों सहित छिप जाते। आमतौर पर इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर रखा जाता था। दीवार में जो छेदें हैं उनमें बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद रानेस पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है उसमें झांककर स्थिति का जायजा लिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। उस समय का कानून बहुत ही सख्त था और इस कारण से खिड़कियों पर लोहे के ग्रिल नहीं पाए जाते थे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दाईं ओर एक शराब रखने का विस्तार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और टीन्स हैं। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स है, उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें भरी भरी वाइन भंडार में रखी जाती है। सोडा की बोतलें रखी हैं। स्थानीय लोग ताजों की पेड़ी में जड़ी मिलाकर दूसरी का उपचार करते हैं। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता था। तेल का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और पेट दर्द में राहत पाने के लिए होता था। स्थानीय लोक कथाओं ने पुर्तगाली युग में अलग सांस्कृतिक मोड़ लिया और कार्नावाल अथवा इक्रूज की प्रथा शुरू हो गई। छिपाने के लिए पहनकर लोग रंगीन
नाचते गाते घर घर जाके मजे करते हैं। यह मुखौटे सामान्य तौर पर हस्तनिर्मित कागज से या से बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। कुछ नमूने यहाँ पर रखे गए हैं। दाईं ओर के दरवाजे की ओर अगले कमरे में प्रवेश करें, जिसमें आइकॉन चैपल बना है। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा हो। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, घुमर, जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे। इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। अल्वारेज परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। इस घर का निर्माण होने से काफी पहले कुआं खुदवाया गया, ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से पानी खींचते थे। अलग अलग किस्म की पानी खींचने की पुली, खेत खोदने के हल, पौधे सींचने के उपकरण और रेनकोट्स यहाँ पर लटकाए गए हैं। आप चाहे तो कुएं में झांककर देख सकते हैं, पर कृपया ध्यान रखें क्योंकि ये कुआं 150 फीट गहराई पर है। आगे कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें, जहां स्थानीय उपकरण मौजूद हैं। इस गलियारे में दीवारों पर लटकाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल है। दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है, वो हल है और नारियल पूंछ को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल 2 बैलों की मदद से चलाया जाता था। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। पीछे बाईं ओर की शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, उनमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बार्टर सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चीनियों को शक्कर से दूर रख सकें। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था, ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था।
नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। पीछे मुड़के दाईं ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। रसोई घर का इस्तेमाल प्रावधान रखने के लिए होता था। औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां यहाँ पर संरक्षित रखी जाती थी। आजकल तो सब मसाले मिक्सर में पीसे जाते हैं, पर उन दिनों में इस फर्श पे रखे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर पे सब मसाले पीसे जाते थे। इस पत्थर के बीचों बीच एक गोल छेद बना है, जिसमें सामग्री डाल के इस छोटे पत्थर को गोल गोल घुमाकर मसाला पीसा जाता था। यह अगला उपकरण 3 अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कोहनी में आडोरी कहते हैं। महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी या सब्जियां भी काटती थी। घरेलू उपकरण जैसे मांस का खीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े मिट्टी के मटके जो एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं, वे सेकने के अवन का काम करते थे। उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी, जो गोवा की खास स्वादिष्ट मिठाई है। दरवाजे के पास जो चूल्हा है, उसके 5 मुंह हैं। पहले 2 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते थे और पीछे के 2 खाना गर्म रखने के लिए या फिर ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा सके। खिड़की के पास 2 लकड़ी के पिंजरे लटक रहे हैं। इन्हें मिड सेफ्स कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना धूल, मक्खियों और अन्य कीड़ों से बचाकर रखा जाता था। यदि आप खिड़की से झांकें तो आपको एक खुला आंगन दिखाई देगा। इसे रॉसांगवान कहते थे। इस खुली जगह पर मच्छी, सॉसेजेस, आम और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती थी। सामने आपको एक पुतला दिखाई देगा। ये पुतला रोम में पाए जाने वाले वीनस ऑफ लबान के पुतले का प्रतिरूप है। आम के पेड़ के चारों ओर अष्टविनायक की लैटराइट से बनी प्रतिमाएं हैं। अब आगे के कमरे की तरफ बढ़ें। इस जगह का इस्तेमाल श्री अनंत दामो द्वारा होता था, जो संपत्ति की देखभाल करके संपत्ति से जुड़े सर्वाधिक मामले जैसे खाते, कृषि उत्पादन, मजदूरों का भुगतान यही संभालते थे। ऊपर लकड़ी की मचान पर उनका प्रार्थना स्थल है, जिसे देवाड़ो कहते हैं। यह देवाड़ो पूर्व दिशा की ओर सामना करता है। अराउजो अल्वारेस परिवार के पास असामान्य शंख थे, जिनमें दाईं ओर सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूफिमियानो के सबसे छोटे बेटे श्री महेंद्र का श्री अनंत खूब लिहाज करते थे। श्री अनंत से प्रभावित होकर श्री महेंद्र ने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। इससे उनकी रुचि भगवान गणेश की विभिन्न अवतारों में प्रतिमाएं इकट्ठा करने में लगी। इस रुचि को श्रीमती रजनी गुप्ते ने और प्रोत्साहन दिया। 1000 से ज्यादा ऐसी प्रतिमाओं का संग्रह यहाँ प्रदर्शित है। मिट्टी से लेकर सोने तक की और आधे सेंटीमीटर मतलब एक चावल के दाने से लेकर 30 सेंटीमीटर तक की मूर्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। भक्ति रसाचे करता अमृतपान, करता करता पायरी पायरी चढ़तो हा सोपान।
अब आगे के कमरे की ओर बढ़े जो खाना खाने का कमरा यानी कि डाइनिंग रूम है। ये लंबा खाने का मेज जो कमरे के बीचों बीच है 22 लोगों को एक साथ बिठा सकता था, जिसे जरूरत अनुसार मोड़ कर छोटा भी बनाया जा सकता था। इस हॉल का प्रयोग ज्यादातर पार्टी और औपचारिक समारोह में होता था। बाई दीवार पर आपको एक फारसी कालीन प्रदर्शित दिखाई दे। इस कालीन का प्रयोग चर्च में लौरा की शादी के दौरान हुआ। बाद में अधिवक्ता यूफिमियानो और मार्गरीटा की शादी में भी इस कालीन हुआ और आखिर में श्री मयेश की शादी में। दीवार की अलमारी में जो क्रॉकरी है वो चीन, जापान और मकाओ से लाई गई है। इस घर की वस्तुएं जैसे क्रॉकरी और फर्नीचर पे अराको आधारित की छाप खुदी हुई है। कमरे के उस पार एक खास बनवाया गया पियानो है जिससे बैठकर कई प्रतिभाशाली संगीतकारों ने मेहमानों का मनोरंजन किया। आप विपरीत दरवाजे से होकर हॉल में प्रवेश करें। अठूं सिंगम है ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेर गियो भाव भाव गोटिया गोटिया। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण भी इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र आल्वारेस ने अकेले भी पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है।
अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुकदों या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर डीओ अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते, मैं दामिया, यहाँ का मछुआरा। सर, आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिश्चियन। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहाँ तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। पिड्डू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट फुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देव आराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गाँव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहाँ किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। सीढ़ियां
चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संग देता उमट, एक प्रकार का तबला, जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढक कर बनाया जाता था। उमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर ऑडी टपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में घास दरांती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत पीणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है, जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। कि आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोगा कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास की अंबार के आमने सामने काजू फेरी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इसमें डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत गुलाब बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खास गर्मी के महीनों में पिया जाता है। गुलाब को एक बार फिर जब और चीनी मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेरी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नाव को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे। इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ है। माचीन है। आप उसमें बैठकर गोवा के स्थानीय लॉर्ड होने का अनुभव ले सकते हैं। चाहे तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं, लेकिन कृपया शीघ्रता से कुछ ही मिनट। वो चलियो शायद वो तो श्रीलंका जा रही है। ठीक ऊपर जाके राइट पूरा ये ना अंत मेरा भाई देखो अंत मेरा भाई अलवर उसका बाहर निकल
तुम्ही स्वतःहून वापरून घ्या किंवा तो पुराना चर्च है मन लगे जो वो पुर्तगाल बसे जब कोई जो व्यक्तिगत फोटो मत लो ऐसा पार्ट है यार फोटो चल चल मेन चर्च तो वही है ना नहीं ये तो पुराना है चालू कर लिए
आज है ना एंट्री शांतनु सीढ़ियाँ को नहीं कहते लकड़ी को जाओ ऊपर ऊपर जावा सीढ़ियाँ को ना अच्छा तो साफ सफाई करवा दीजिए सीढ़ियाँ चार जबरदस्ती पीछा ले आओ सीढ़ी उन्नीस सौ 6 में बनाया डीजा सो गाइस इधर से फोटो लाओ
मूर्ति के साथ में आपका नहीं ले सकता, केवल फोटो ले सकता है। और सामने करो। ये इनको तोड़ा किसने? हैं? महेश्वरी मंदिरान तोड़ो को सती स्मारक। फोन कार्ड भी तो बेटा मेरे को बोलो आजा। देखो तुम देखो वो प्लान से अब पता होता है वो बताइए यू आर हियर। अरे अरे जैसे जेडी में बात होगी ये बाबा जी क्या है चर्चा में मैं जा दो। आओ मैं ले रहा हूँ ना दिखाऊँ। वो तो वास्को डी गामा। ये फोटो उसी टाइम का है या अभी बनाया? सब उसी टाइम का। सारा तभी का बना हुआ है? उसी टाइम को बना हुआ सब? उसी टाइम का तो ये साल दिया हुआ है। कौन सा साल का है वो भी दिया हुआ है। हाथ की पेंटिंग है ना? सब हाथ लकड़ी में की।
अरे वो सर अब चलो बेटा वो लेट हो आप चुका शिलालेख चे फारसी शिलालेख अरबी शिलालेख बड़ी चाल वीर स्मारक सती स्मारक सती माता की जय
वो तो सुधार हो जाए पक्का। पत्तों मुलन आज बेताल जो जिस चूथा फिर शिवलिंग चाल और 0-0 का इंतजार करो। आगे आगे गाड़ी आ गया अपनी अरे भाई भाई चलो अरे भाई जरा मत मारना। सर अभी बच्ची से बस स्टार्ट ध्यान की 5 स्टार वो सब केड़ी दी एक बार वीडियो बेटे से असगर टाइप लग रहा है।
नहीं नहीं ये इसका मेंटेनेंस
चलते हैं हॉरर शो में। ओके इधर जाके घूम के एग्जिट ही वाला बस। एकदम डरा सकता हूँ ये किधर को भी अंदर जाने का है। आगे डाल आगे ये देख उधर एक बार जाके वापस आओगे तब चलेगा। इधर चल के वापस आएंगे सेंसर से तो। शांत लो। आगे जाइए आगे आगे सीधे। अरे इसमें ये क्या करेगा? वो चलाइए हो जाइए उधर से एग्जिट। चलेंगे। आजा नेक्स्ट क्या बोलता है? चलो चलो इसका चलो नेक्स्ट। ये बाबा ये ले रहे हैं। चलो 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 उठ। हेलो दिन भर आवाज आ रहा है उधर नहीं ये नहीं चलेगा क्या? नहीं चलता है। और छोड़ना है जल्दी जल्दी जाइए। हाँ चलो इधर इधर
चाचा थोड़ा वाला है एक बार मैन ये है 12D थिएटर। इसमें अभी अपन ने फिल्म देखा, बहुत ही माफी नहीं रॉपचिक। अब आ बड़ीन मत देख, अडिन देख मारा अडिन। आजा आजा लालो मुद्दियो विद्या में एक और कोई मुद्दा हो यार। आओ ना इधर, इधर आओ। वो देखो Tapis tuh kan?